नमस्कार। आज के दौर में जब ऐसा लगता है कि हर कोई किसी न किसी ग्रुप का, किसी विचारधारा का हिस्सा बनने के लिए बेताब है, तब एक अकेले इंसान की क्या कीमत है? इसी सवाल के इर्द गिर्द हम आज बात करेंगे कार्ल युंग के एक छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली किताब द अनडिस्कवर्ड सेल्फ के जरिए। ये किताब आज के इंसान के लिए एक चेतावनी की तरह है कि जब समाज बहुत ज्यादा राजनीतिक या वैज्ञानिक हो जाता है तो इंसान अपनी ही आत्मा को खोने लगता है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ युंग के विचारों को समझना नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब खोजना है कि जब पूरी दुनिया हमें एक भीड़ का हिस्सा, एक आंकड़ा बनाने पर तुली हो, तो एक अकेला इंसान अपनी असली पहचान कैसे बचाए। सही। युंग का मानना था कि अगर कोई इंसान अपने अंदर की सच्चाई, अपने अनदेखे हिस्से को नहीं समझता, तो वो नारों, प्रोपेगेंडा और बड़ी बड़ी विचारधाराओं का खिलौना बन के रह जाता है। तो ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक जागरूकता सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का मामला नहीं है, ये पूरे समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो आज के माहौल पर एकदम सटीक बैठती है। क्या? युंग कहते हैं कि जब भी दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होती है, कोई राजनीतिक संकट, कोई आर्थिक मंदी, तो लोग भविष्य को लेकर बेचैन हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और ठीक तभी दुनिया के खत्म होने के या फिर किसी आदर्श दुनिया के आने के सपने और भविष्यवाणियां तेजी से फैलने लगती हैं। सोचिए, क्या ये आज हमारे सोशल मीडिया फीड जैसा नहीं लगता? बिल्कुल वैसे ही लगता है। चलिए इसी सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भीड़ के मनोविज्ञान से। युंग एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके हिसाब से समाज में क्रिटिकल थिंकिंग यानी तर्क के साथ सोचने की क्षमता बहुत कमजोर है। कितनी? वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 40% लोगों में ही गहरी सोच की क्षमता होती है। एक मिनट, सिर्फ 40%? हाँ। क्या ये आंकड़ा कुछ ज्यादा निराशावादी नहीं लगता, खासकर आज के सूचना के युग में? देखिए, ये सुनने में निराशावादी लग सकता है, लेकिन युंग का तर्क मनोविज्ञान पर आधारित है। वो कहते हैं कि ये 40% की क्षमता भी बहुत नाजुक होती है। अच्छा। जैसे ही कोई बड़ा राजनीतिक या आर्थिक दबाव आता है, या जब भावनाएं हद से ज्यादा भड़क जाती हैं, तो ये तर्क की पतली सी दीवार टूट जाती है। और फिर क्या होता है? और जब तर्क काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह कौन लेता है? आसान नारे। हाँ, उसकी जगह लेते हैं आसान नारे, जोशीले भाषण और कभी-कभी तो बहुत ही अजीब और अतार्किक सपने। भीड़ की भावनाएं व्यक्ति की समझने की क्षमता को पूरी तरह से निगल जाती हैं। मैं समझ रही हूँ। जब डर या गुस्सा हावी हो तो सही और गलत का फर्क मिट जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत डरावना सवाल उठता है। क्या? अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा तर्क छोड़कर भावनाओं में बह रहा है, तो ऐसे में सत्ता किसके हाथ में आती है? कौन लोग लीडर बनकर उभरते हैं? और युंग का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो चेतावनी देते हैं कि ऐसे माहौल में वो लोग सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं जो अक्सर खुद मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। उनके अपने अजीब, कट्टर और गुस्से वाले विचार भीड़ की तर्कहीन भावनाओं से पूरी तरह मेल खा जाते हैं। मतलब वो भीड़ को वही देते जो वो सुनना चाहती है। एग्जैक्टली। वो खतरनाक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो भीड़ की उन दबी हुई भावनाओं को आवाज देते हैं जिन्हें सामान्य सभ्य लोग समाज के डर से जाहिर नहीं करते। वो भीड़ की अतार्किक सोच का ही एक चेहरा बन जाते हैं। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। मतलब भीड़ एक ऐसे लीडर को चुनती है जो उसकी दबी हुई खतरनाक भावनाओं को बाहर निकाल सके। हाँ। और ये तर्कहीनता सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं है, ये तो हर व्यक्ति के अंदर शुरू होती है ना? शायद अपने आप को न जानने के भ्रम से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सब आत्मज्ञान के भ्रम से और गहरा हो जाता है। कैसे? ज्यादातर लोग पूरे विश्वास से कहते हैं, मैं खुद को जानता हूं। लेकिन युंग के अनुसार वे सिर्फ अपने सचेत अहम यानी ईगो को जानते हैं। मतलब अपने मन का सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा जो जागरूक है। हाँ, वे अपने विशाल अचेतन यानी अनकॉन्शियस मन से पूरी तरह अनजान हैं। युंग इसकी तुलना हमारे शरीर से करते हैं। अच्छा। सोचिए, हम अपने शरीर के बारे में कितना कम जानते हैं। हमारे अंदर लिवर, किडनी, हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सही बात है। ठीक वैसे ही हम अपने पूरी साइकी के सिर्फ एक छोटे से कोने से ही परिचित हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम अपने अंदर के ब्रह्मांड से अनजान हैं। और शायद इसी अज्ञान को हमारा आधुनिक तरीका
यानी हर चीज को विज्ञान और आंकड़ों से देखने की आदत और भी बढ़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। युंग का पत्थरों वाला उदाहरण यहाँ बहुत मजेदार है। वो कहते हैं कि विज्ञान किसी चीज को समझने के लिए एवरेज निकालता है। एवरेज। हाँ, मान लीजिए पत्थरों के एक ढेर में हर पत्थर का औसत वजन 145 ग्राम है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हाथ डालेंगी तो आपको ठीक 145 ग्राम का ही पत्थर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 200 का। हाँ, और यहीं पे युंग की सबसे गहरी बात छिपी है। वो कहते हैं कि असली सच्चाई उस औसत में नहीं है जो एक काल्पनिक संख्या है। तो फिर कहाँ है? असली सच्चाई उन अपवादों, उन एक्सेप्शंस में है जो किसी नियम में फिट नहीं बैठते। असलियत हर उस पत्थर में है जिसका अपना एक अनोखा वजन है। अच्छा। इसी तरह जब आप किसी एक व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो आपको सारे वैज्ञानिक सिद्धांत, सारे औसत, सारी कैटेगरीज को एक तरफ रखना होगा और उस इंसान को उसकी पूरी विशिष्टता, उसकी यूनिकनेस में देखना होगा। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान और समझ के बीच एक टकराव है। विज्ञान हमें ज्ञान देता है, लेकिन किसी इंसान को समझने के लिए कभी-कभी उस ज्ञान को परे रखना पड़ता है। तो हम उसकी इंसानियत ही छीन लेते हैं। हाँ, वो बस एक नंबर बनकर रह जाता है। और जब व्यक्ति एक नंबर बन जाता है तो उसकी जगह कौन लेता है? शायद राज्य या समाज जैसा कोई बड़ा अमूर्त विचार। एकदम सही। व्यक्ति एक गुमनाम इकाई बन जाता है जो भीड़ में खो गया है, और उसकी जगह राज्य जैसा एक अमूर्त विचार सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई बन जाता है। और इसके परिणाम? इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी की जगह राज्य की नीतियां ले लेती हैं। मतलब सही क्या है ये सवाल अब आप खुद से नहीं पूछते? नहीं, आप सरकार की गाइडलाइंस में ढूंढते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य आपका अपना विकास नहीं, बल्कि राज्य की कोई पंचवर्षीय योजना बन जाता है जो बाहर से आप पर थोपा गया है। मतलब व्यक्ति एक सामाजिक इकाई बनकर रह जाता है जिसे राज्य खिलाएगा, पढ़ाएगा, घर देगा और नियंत्रित भी करेगा। हाँ, एक तरह से वो एक पालतू जानवर जैसा बन जाता है जिसका मालिक राज्य है। बिल्कुल। लुई 14वें का वो मशहूर कथन है, मैं ही राज्य हूँ। हाँ, यंग कहते हैं कि आज के दौर में जो भी व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचता है वही राज्य की नीति बन जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर मौकों पर वो खुद अपने ही बनाए सिस्टम और भ्रम का गुलाम हो जाता है। और ये सब वहीं से शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी पहचान छोड़कर भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस भीड़ से, इस राज्य के पकड़ से बचने का रास्ता क्या है? हाँ, यही सवाल है। यहीं पर युंग धर्म, रिलीजन और पंथ, क्रीड के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। अच्छा। उनके लिए पंथ या क्रीड एक सामूहिक विश्वास है, एक संगठन है जिसके अपने नियम, कायदे और सामाजिक संस्थाएं होती हैं। ये दुनिया के नियमों से अक्सर समझौता कर लेता है। और धर्म क्या है फिर? उनके लिए धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, पर्सनल। ये दुनिया के बाहर की किसी परम सत्ता के साथ आपका सीधा निजी संबंध है। ये अनुभव आपको नियमों और संस्थाओं में नहीं, बल्कि आपके अंदर महसूस होता है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो इसका मतलब किसी पंथ या संगठित धर्म का सदस्य होना जरूरी नहीं कि आप धार्मिक भी हो, युंग के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। असली सहारा तब मिलता है जब इंसान का संबंध किसी ऐसी सत्ता से हो जो इस दुनिया के दांव पेच और राजनीति से परे है। हाँ, शायद यही बाहरी सत्ता व्यक्ति को समाज के दबाव और भीड़ की सोच के खिलाफ खड़े होने की नैतिक शक्ति देती है। बिल्कुल। और अगर इस विचार को आज के संदर्भ से जोड़ें, तो जब व्यक्ति का उस परम सत्ता से, या कहें कि ईश्वर से, व्यक्तिगत संबंध टूट जाता है, तो उस खालीपन को भरने के लिए कोई तो चाहिए। और वो जगह ले लेता है राज्य। हाँ, राज्य ही नया ईश्वर बन जाता है। खासकर समाजवादी तानाशाही में ये एक धर्म का रूप ले लेती है, और राज्य की गुलामी एक तरह की पूजा बन जाती है। वाह। राज्य भी चर्च की तरह ही अपने नागरिकों से उत्साह, बलिदान और बिना शर्त प्रेम की मांग करता है। राज्य ही नया ईश्वर, ये सोचकर ये अजीब लगता है। और ये हमें उस बड़ी दुविधा की ओर ले जाता है जिसकी बात युंग करते हैं, पश्चिम का संकट। पश्चिम के पास एक महान विरासत है, रोमन कानून, ईसाई नैतिकता, मानवाधिकारों की बातें। लेकिन वो खुद से ये सवाल पूछ रहा है कि पूर्व से आ रही तानाशाही और कट्टर विचारधाराओं के खतरे को कैसे रोका जाए। और युंग कहते हैं कि सिर्फ सैन्य या आर्थिक शक्ति से आप इस खतरे को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण है। मनोवैज्ञानिक संक्रमण मतलब? एक कट्टर विचारधारा एक दिमागी वायरस की तरह फैलती है, और आप किसी विचार को गोली नहीं मार सकते। सही बात है। एक शक्तिशाली विश्वास का असली एंटीडोट सिर्फ उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और गहरा विश्वास ही हो सकता है। लेकिन मुश्किल तो यही है, पश्चिम के पास कोई एक साझा विश्वास बचा ही नहीं है जो लोगों को भीतर से जोड़ सके।
यही तो विडंबना है। और यहाँ विडंबना देखिए, यूं कहते हैं कि पश्चिम और पूर्व यानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, भौतिकवादी और सामूहिक। दोनों ही व्यक्ति की आत्मा की परवाह नहीं करते। हाँ, दोनों ही उस एक चीज को खो चुके हैं जो इंसान के पूरे अस्तित्व को छूती है, एक ऐसा विचार जिसमें व्यक्ति और उसका अंदरूनी विकास केंद्र में हो। और इसी से वो दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। हम इसे आम आदमी का युग कहते हैं, लेकिन असल में आम आदमी अपनी ही बनाई मशीनों और सिस्टम का गुलाम बन गया है। इंसान जिसने प्रकृति के तत्वों पर काबू पा लिया है, जो चांद पर पहुंच गया है, वही इंसान खुद को अंदर से इतना छोटा, इतना अकेला और इतना महत्वहीन महसूस करता है। तो अगर सारी समस्या की जड़ व्यक्ति का खुद से कटना है, तो समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? हम अपने ही मन को जानने से इतना क्यों डरते हैं? यूं कहते हैं कि इसके दो बड़े कारण हैं। अच्छा। पहला, इंसान खुद के लिए एक पहेली है, क्योंकि उसके पास खुद की तुलना करने के लिए कोई बाहरी पैमाना नहीं है। अच्छा। एक जानवर दूसरे जानवर जैसा होता है, पर हर इंसान अपने आप में अनोखा है। और दूसरा कारण? दूसरा, हमें आत्मज्ञान से डर लगता है। हाँ। एक गहरा डर कि अगर हमने अपने अचेतन मन के दरवाजे खोले तो न जाने कौन कौन से राक्षस बाहर आ जाएंगे। हाँ। यूं बताते हैं कि महान सिगमंड फ्रॉइड को भी ये डर था। उन्हें लगता था कि अगर तर्क की दीवार हटी तो रहस्यवाद और अतार्किक चीजों का काला सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन युंग का मानना था कि वो अचेतन मन सिर्फ दबी हुई इच्छाओं का कूड़ेदान नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसमें तो खजाना छिपा है। हाँ, वो मूल ऊर्जा, वो छवियां जिन्हें वो आर्केटाइप्स कहते हैं, वो सब वही हैं। अच्छा। यही हमारे व्यवहार को चुपचाप दिशा देती हैं। जब हम अपने सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट्स की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तो हम एक नकली बाहरी दुनिया में जीने लगते हैं और भीतर से टूट जाते हैं। और इसीलिए अपनी शैडो को, अपनी परछाई को स्वीकार करना इतना जरूरी है। शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम पसंद नहीं करते, जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारी छोटी छोटी बुराइयां। और हम इसे दूसरों पर डाल देते हैं। हाँ, हमारा सबसे आसान तरीका होता है अपनी इन बुराइयों को दूसरों पर डाल देना, यानी प्रोजेक्ट कर देना। हम अपनी शैडो को अपने पड़ोसी में, अपने बॉस में, या फिर किसी दुश्मन देश या राजनीतिक पार्टी में देखते हैं। इससे हमें लगता है कि हम तो अच्छे हैं, बुराई तो उन लोगों में है। ये बात तो बहुत गहरी है। मुझे याद है, एक बार मैं ट्रैफिक में फंसी थी और बेवजह दूसरे ड्राइवर पर चिल्ला रही थी। बाद में जब शांत हुई तो एहसास हुआ कि मेरा गुस्सा उस ड्राइवर पर नहीं, बल्कि मेरे अपने किसी और फ्रस्ट्रेशन पे निकल रहा था। शायद वो मेरी शैडो का ही एक छोटा सा प्रदर्शन था। हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सच्चा मानवीय संबंध परफेक्शन पर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करने पर बनता है। बिल्कुल। जब आप अपनी शैडो को स्वीकार करते हैं, तभी आप दूसरे की शैडो को भी समझ सकते हैं। और यहीं से युंग अंतिम समाधान की ओर आते हैं। समाज में असली और टिकाऊ बदलाव किसी बड़ी क्रांति या कानून से नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? वो तब आता है जब एक एक व्यक्ति भीतर से बदलता है। वो कहते हैं 10 लाख शून्य मिलकर भी एक नहीं बनाते। वाह। सब कुछ व्यक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। दुनिया को बचाने का असली मतलब है एक आत्मा को बचाना। और वो आत्मा आपकी अपनी है। हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है, युंग हमें एक आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी दुनिया में जो सबसे बड़े संघर्ष हमें दिखते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या देशों के बीच हो, वो सब क्या है? वे असल में हर एक इंसान के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक संघर्ष का ही एक बड़ा प्रतिबिंब है। लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई भीतर है। और ये हम सब के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शायद कुछ असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या? युंग का पूरा तर्क इस बात पर टिका है कि असली बदलाव की शुरुआत खुद को जानने से होती है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में जो हमें लगातार बाहरी चीजों पर, हमारे फोन पर, खबरों पर, दूसरों की जिंदगियों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है, हम अपने भीतर के उस हिस्से से जुड़ने का साहस कैसे जुटा सकते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं? क्या अपनी परछाई का सामना किए बिना सच में कोई बाहरी प्रगति संभव है?